हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर हम 79 तक बता चुके थे। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 80 से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है उसमें लिख रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख रहा है ए ओ बी। ये आपको बोल रहा है कितना है, 40 डिग्री है। और तो आपको कहता है कि इसमें कि कोण ओ ए बी यानी ये जो एंगल है ना, ये आपसे पूछ रहा है यानी कि इसका कोण कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चूँकि कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है तो यहाँ पर देखिए ओ ए और ओ बी जो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर हम कंपेरिजन करें त्रिभुज ओ ए बी से, है ना, त्रिभुज ओ ए बी में तो यहाँ पे दो भुजाएं इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दोनों सेम होगा। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं सेम होती है तो उसमें क्या होता है कि दो कोण समान भी होता है। तो यानी कि इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, यानी दोनों कोण आपस में इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोण एक्स है और ये, तो ये भी इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस एक्स प्लस 40, है ना, यानी कि कितना 180। या कि त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 100 कितना 40, इसको इधर घटाएंगे तो 40 140 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो यानी कि इसमें कोण ए और बी दोनों का वैल्यू कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ताकि इसको जोड़ें तो 70 70 140 और 40 कितना 180, है ना। तो यहाँ पे कोण ओ ए बी का जो माप हो जाएगा आपका क्या डिग्री, 70 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। देश में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ध्यान दीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, एक माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा क्या बहुलक। तो इसका जो चौथा ऑप्शन मानक विचलन लिखा हुआ है ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलिए सवाल नंबर आपका जो कह रहा है क्वेश्चन 82 में, ये बोल रहा है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक क्या है। तो देखिए इसमें जो अधिकतम बारंबारता वाला जो चर मान है आपका 15 है, क्योंकि इससे ज़्यादा बारंबारता किसी भी चर मान की नहीं है ना। 15 की जहाँ पे बारंबारता आपका दिया हुआ है वो कितना है, 1 2 3, इससे ज़्यादा किसी की इसमें बारंबारता नहीं है। इसलिए इस आंकड़े का जो आपका बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा ना, ये सी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 लिख रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्या आपका होगा 1 2 3 4 और कितना 5, और बट्टा में क्या लिखेंगे 5, क्योंकि माध्य का फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यही प्रथम 5 प्रकृत संख्या, इसको जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14 15 बटे 5, यानी कि कितना 3, है ना। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि इसमें माध्य क्या होगा। तो इसको पहले काउंट करिए कि है कितना, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एन का मान क्या है, विषम है, तो विषम में हम लोग माध्यिका का जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है n+1 बटे दूबा पद, है ना, यानी कि 8। यहाँ गिनने पर कितना हो रहा है, 7। तो 7 ये कितना 8 8 बटे 2, यानी कि इसमें चौथा पद जो होगा वही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो देखिए पहले तो इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाया नहीं है, तो इसको सजाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा आंकड़ा, इसमें 6, फिर 7 8, और इसके बाद देखिए 9 इसमें नहीं है, यानी कि 12, इसके बाद आपका हो जाएगा 13, इसके बाद आपका 14 और 15। पूरा आंकड़ा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़ा ही है। अब इसको हम आरोही क्रम में क्या किए, सजा दिए हैं। तो इसमें जो अब चौथा पद होगा वो कितना है, 12 है। तो इस आंकड़ा का जो माध्यिका आपका हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 85 वो लिख रहा है कि माध्यिका का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर बराबर होता है। याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन का एक सूत्र चलता है, माध्यिका और बहुलक के बीच जो मूल संबंध होता है वो होता है एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2am। ठीक है, 2am, यानी कि बहुलक का सूत्र होता है माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्य का दुगुना का अंतर, है ना। तो यही आपसे सवाल करा था कि माध्यिका का 3 गुना और माध्य के दुगुना का अंतर क्या होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बहुलक, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में आपका है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए भुजा वाले क्या, √3/4 गुना भुजा उसका, यानी कि √3/4 a²।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 बोल रहा है कि वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों का 88 सेंटीमीटर है। तो इसमें बस कौन सा रिलेशन साथ है? तो देखिए हम लोग अगर परिमाप की बात करें वर्ग का तो चलता है 4 गुना भुजा, और इसका कितना 88, यानी कि ए इक्वल टू कितना 22, ठीक है। और अगर हम इसकी एरिया की बात करें भुजा स्क्वायर तो 22 का स्क्वायर 400 कितना 84 मीटर उसको, ठीक है। और इधर आप आ जाएँ कि वृत्त की परिधि आपका देखिए 2 पाई r इक्वल टू भी कितना, दोनों का बोल रहा है कि परिमाप 88 है, तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या, ठीक है, इक्वल टू कितना 88। अब यहाँ से हम r इक्वल टू निकालेंगे तो 88 गुना 7 बटे देखिए 22 दूनी कितना 44, 44 दूनी होता है 88, यानी कि 2 कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 से इसको काटेंगे हम क्या मरते 2 मरते, ये पूरा आपका 22 14 2 को गुना करिएगा तब आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है उसी का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है किससे, वर्ग के क्षेत्रफल के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन सी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में लिख रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारे की लंबाई a इकाई हो तो उसके विकर्ण, सूत्र होता है घन का किनारा के लिए, यदि विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, यानी कि √3 इकाई, ठीक है। किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण होगा √3 इंटू ए। चलिए अगला सवाल आपका लिख रहा है 89 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है, और बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 होता है, यानी कि 1/3 πr²h। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख रहा है अगला 90 में कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2:5। ये देखिए डी में सही है, 5:2 नहीं, सीरियल क्रम से 4 25 है तो 2 और कितना 5। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्या था कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला चलता है आपका 2 पाई r, मान लेते हैं अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिधि 2 पाई r और क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr², ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल जो हैं उसके परिणाम क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू क्या πr², वृत्त की परिधि इक्वल टू वृत्त का क्या क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडियस 1 है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ भी 1 काटेंगे तो क्या बचेगा, इधर क्या बच जाता है 2, यानी कि यहाँ पे यह बता रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ताकि इसका परिधि और क्षेत्रफल क्या हो, इसके हिसाब से अगर रेडियस 2 होगा त्रिज्या 2 होगा तो क्षेत्रफल और अति क्या परिधि दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है तो कुछ वृत्त का व्यास क्या होगा, अगर त्रिज्या पूछता तो हम लोग आंसर 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगना होता है, यानी कि 2 दूनी कितना 4 इकाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 91 का करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में लिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोला का आयतन का सूत्र चलता है 4/3 πr³, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में पाई का मान यूज नहीं कर रहा, 22/7 या 3.14, तो हम भी वही रहने देते हैं 4/3 πr³, ठीक है। तो त्रिज्या का वैल्यू 3 है, तो 3 3 3 ट्रिपल लिखे हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 3 9 9 चौके 36 पाई, यहाँ की ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा 36 पाई सेंटीमीटर³। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 93 में लिखता है कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ भी पाई का मान यूज नहीं कर रहा है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे त्रिज्या इसका निकालते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई, ठीक है, और इसके परिमाण दिया हुआ है कितना 10 पाई, तो यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे तो 10 पाई/2 पाई कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान यूज नहीं कर रहा तो हम भी रहने देते हैं, पाई का मान पाई गुना रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 पाई। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन कितना है, सी है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आपका अगला सवाल है 94 नंबर में लिख रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई।
ठीक ना। तो देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है √a² प्लस b² प्लस क्या h², यानी कि 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए, 8 का हो जाता है 64 प्लस 36 और प्लस में आपका हो जाएगा कितना 5 का 25, ठीक है। पूरा को जोड़िएगा तो 64 और 36 100 और 25 यानी कि 125। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 5, 100 कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और रूट आपका √5 इसमें ही रह जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5√5। देखिए इसका ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है 5√5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 में लिख रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r²। यहाँ पे देखिए पाई का मान यूज करा है, इसलिए यहाँ पे रख देंगे 22/7 और इसमें जो त्रिज्या कह रहा था वो अर्धवृत्त का कितना कह रहा था 4, यानी कि 4 गुना 4। तो देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 से 2 मरते कट जाएगा, तो 2 चौके कितना 8, 8 गुना 22 कितना हो जाएगा 22 अट्ठे होता है 176, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है ना, 176/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में लिख रहा है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है। इससे ना तो इससे कम होगा ऋणात्मक, ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो ये जो आपका 3/2 लिख रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1.5, जो कि 1 से अधिक है। और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और मैक्सिमम मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में लिख रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, देखिए अभी बताएं प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक होती है। तो न्यूनतम मान 0 और मैक्सिमम 1, तो इसमें पूछ रहा था न्यूनतम यानी कि कितना 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में लिख रहा है कि एक पासे को फेंका गया है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता इसमें से क्या होगी, है ना। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए जब हम पासा को फेंकेंगे तो टोटल संभावना तो 6 होगा, इसमें से विषम आपका होगा 1 और उसके बाद देखिए 3 होगा और ये 5, ये 3 अंक अगर पासा को फेंकने पर आते तो विषम है। तो देखिए इसके अनुकूल विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया 3, और टोटल परिणाम पासा में कितना है, एक पासा है तो 6, यानी इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना 6, 1/2। 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसको हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पूरा घटना से हम लोग निकाल लेंगे, जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता 1 माइनस 0. कितना 7 है ना। तो हो जाएगा आपका 0. कितना 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दशमलव हटा करके 3/10। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य कतः निकाला जाता है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य बिना देखे हुए निकालते हैं, तो कहता है इसके काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। देखिए काला रंग में जो होता है, एक तो आपका चिड़ी का जो होता है पत्ता, इसका भी रंग क्या होता है काला होता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है काला पान, ठीक ना, काला पान, इसका भी रंग क्या होता है काला होता है। तो बादशाह के जो पत्ते हो जाएंगे वो चिड़िया का बादशाह होगा और एक काला पान का बादशाह, तो इसकी संख्या कितना होगा 2 होगा। काला रंग यहाँ बोल रहा है काला रंग, यानी कि ये नाम नहीं दिया कि किस काला में किसका, चिड़ी का या फिर काला पान का, तो हम लोग 2 यूज करेंगे टोटल, है ना। और चूँकि ताश है तो इसमें टोटल संभावना कितना 52 पत्ते होते हैं, ये 2 से कटेगा 1 मरते और ये कितना 26 मरते हैं। इसका प्रायिकता हो जाएगा आपका 1/26, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन बता चुके हैं 3 पार्ट में, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 3rd वीडियो था आपका, तो देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। कोई त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगा है कि भाई हम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना समझ पाएँ कैसे लिखा गया, तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे, ठीक ना। वैसे ऑब्जेक्टिव में कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं था, बिल्कुल ईजी था, है ना। 2021 के कंपेरिजन से देखें तो उससे काफ़ी आसान ही है। और ये देखिए आपका सेक्शन बी, यानी कि जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपको 1 से 30 तक रहता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग को
इसमें से किसी 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाना होता है। देखिए ये भी काफ़ी ईजी है और ये क्वेश्चन आपको पिछले ईयर से भी कुछ कुछ टैली कर रहा है ना। थोड़ा सा इसमें देखिए लिख रहा है कि 0.0875 को हम P/Q के रूप में लिखना है ना। तो कहता है P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसको आपको क्या करना है, सिंपली दशमलव हटाएंगे तो 875 बटे कितना, एक पर उतने शून्य डालना जितना कि दशमलव के बाद अंक हो, यानी कि 4 अंक है तो 4 जीरो डालिए। और इसको आपको काट छाट करके क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये खुद बोल रहा है कि इसको में P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिलहाल तो हम इसका सोल्यूशन अभी नहीं बताएंगे। हमने ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन की बात किए थे, तो देखिए आपको 1 से लेकर के 100 तक 3 पार्ट में ख़त्म कर दिए हैं। और ये आपका फर्स्ट सीटिंग का सवाल का हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं, सेकंड सीटिंग का नहीं है। और वो भी सेट मेरे पास जो आया है वो आपका क्या है, सेट ए है। आपको सेट ए से लेकर के जे तक मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या खाली क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकली सेट होता है, तो क्वेश्चन इधर से उधर होते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन 1 में मिल रहा है तो किसी का आपको 5 में मिलेगा यही सवाल, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए लिख रहा है कि जो बहुपद दिया हुआ है इसका क्या करिए, शून्यक निकालिए, ठीक है। चलिए इस बहुपद को जीरो करके आपको क्या करना है, सिंपली गुणनखंड तोड़ करके आप इसको क्या कर सकते हैं, जीरो निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए एक नज़र, आपका लघुत्तरीय प्रश्न यही सब है, काफ़ी इजी दिख रहा है। देखिए त्रिकोणमिति से एक सवाल 11 में है जो भी बहुत इजी है। AP से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपका sin 45 इंटू कॉस 45 है ना, त्रिकोणमिति से है। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से संरेखी वाला दे रहा है, काफ़ी ईजी है। चलिए इधर भी काफ़ी ईजी सवाल है, आराम से 15 को क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है थोड़ा सा अलग है, बाकी सब आपका 10th क्लास में ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल है लेकिन आपको सारे बुक में ये सब क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। चलिए सब क्वेश्चन जो आपका है NCERT प्लस क्या KCC ने वाले बुक से ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, इसमें भी देखिए ये क्वेश्चन KCC का बुक में भी है और प्लस में NCERT में, ठीक है। और ये काफ़ी ईजी सवाल है 5 नंबर के लिए। चलिए ग्राफ भी है। और देखिए कंस्ट्रक्शन जो आया है वो लिख रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई क्या करना है, पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाना है और फिर कहता है इसके अंतर्गत क्या खींचना, एक वृत्त की रचना करना है। जो त्रिभुज की भुजाओं को क्या करते जाएगा, स्पर्शंता वृत्त की रचना करना, ठीक ना, अंतःवृत्त। चलिए लास्ट यही है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन 37 में आया माध्य से, जो आपका काफ़ी इजी दिख रहा है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।